हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्री द्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे अर्थोपक्षेपकाणाम् अथ अर्थप्रकृतीनाम् अध्ययनं करिष्यामः। तत्र अर्थोपक्षेपकाः भवन्ति पञ्च, अर्थप्रकृतयोपि पञ्च भवन्ति। प्रथमम् अर्थोपक्षेपकाः। तदुच्यते रूपके इतिवृत्तस्य रचना क्रियते, चरित्रं चित्र्यते, तच्चरित्रं रसानुकूलं भवेत्। तत्रोक्तं यस्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत्परित्याज्य मन्यथा वा प्रकल्पयेत्। यद्वस्तु नायकस्य रसस्य वा कृते अनुचितं स्यात्। जो कथानक नायक के लिए अथवा रस के लिए अनुचित हो, विरुद्धम तत्परित्याज्यम, और वह विरोधी हो, उसका क्या कहा, परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा वा प्रकल्पयेत्, अथवा उसका परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे अनुचितम इतिवृत्तम कीदृशं भवति पश्यन्तु भवन्तः। यथा रामस्य छद्मना बालिवधः। रामचरिते रामायण में वर्णन आया है कि राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाल का वध और छुप करके किया। छद्मना बालिवध कृतः अनुचितम तद्वृत्तम, किसी भी धीरोदात्त नायक के लिए उचित नहीं था। तो यहाँ पर नाटककार क्या करता, उदात्त राघव नाटक में, और इसका वर्णन नहीं किया, परित्याज्यम, उसका त्याग कर दिया। और इसी को वीरचरित्र नाटक में परिवर्तन कर दिया कि बाल राम का वध करने के लिए आता है और तब राम उसका हनन कर देते, राम उसका वध कर देते हैं। ये परिवर्तन कर दिया गया। आगे अर्थोपक्षेपक की योजना के लिए कहते हैं कि अंकेश दर्शनीया या वक्तव्य उच सम्मता या च स्याद् वर्ष पर्यंतम कथा दिन द्वयादिजा अन्या च विस्तरा सूच्या सार्थोपक्षेपकैर्बुधैः। अंकों में जो कथा दिखाई नहीं जा सकती, अंकों में जिसे हम रंगमंच पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सूचना देना आवश्यक है। अथवा जो कथा वर्ष पर्यंत चलने वाली हो, 2 दिन से लेकर के वर्ष पर्यंत, और जितनी भी अगर विस्तारित कथा है तो वह कथा अर्थोपक्षेपक के द्वारा सूचित कर देनी चाहिए विद्वान को। अंक में न दिखाई जाने वाली कथा, जैसे युद्धादि कथा, अब युद्ध का प्रदर्शन नहीं करते, उसकी सूचना कर देते कि राम रावण के बीच में युद्ध हुआ, अब 2 पात्र आए और वो राम रावण के युद्ध की चर्चा कर देते, सूचना कर देते हैं। अब ये है, चाहे वो आने वाला हो, ये है, या बीत चुका हो कोई भी घटना, दोनों की इस प्रकार सूचना हो जाती है। वर्षादूर्ध्वं यद वस्तु तत्स्याद् वर्षादधोभवम्। जो वर्ष से अधिक समय की कथा हो, वर्ष से कम कर देनी चाहिए। और कहते दिनावसाने कार्यमद दिने नैवोपपद्यते अर्थोपक्षेपकैर्वाच्यम अंकच्छेदम विधाय तत्। दिन के अंत में यदि दिन का कार्य पूरा नहीं होता है तो अंकच्छेद यानी अंक को बीच में तोड़ करके अर्थोपक्षेपक के द्वारा उसकी सूचना कर देनी चाहिए। अर्थोपक्षेपक 5 होते हैं। अर्थोपक्षेपकाः 5 विष्कम्भक प्रवेशकौ चूलिकांकावतारोथ स्यादंकमुखमित्यपि। विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, अंकमुख। विष्कम्भक का लक्षण वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भक आदावंक से दर्शितः मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् और सतु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। वृत्त यानी जो बीत चुका है, जो घटना बीत चुकी है, और वर्तिष्यमाण जो आगे आने वाली है, ऐसे कथांशों का निदर्शक दिखाने वाला संक्षिप्तार्थ, जहाँ जो अर्थ का संक्षेप कर देने वाला है, ये ऐसा विष्कम्भक होता है जो अंक से आदौ दर्शिता है, अंक के प्रारंभ में दिखाया जाता है। अब यहाँ मध्यम पात्र के द्वारा तृतीय परिच्छेद में आप लोग पढ़ चुके हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणी के पात्र होते हैं। तो मध्यम एक पात्र के द्वारा अथवा 2 मध्यम पात्रों के द्वारा जहाँ पर सूचना की जाती है उसे कहते हैं शुद्ध विष्कम्भक। और जहाँ नीच और मध्यम मिश्रित यानी 2 पात्रों, एक नीच पात्र दूसरा मध्यम पात्र, उनके द्वारा सूचना की जाती है तो उसे कहते हैं संकीर्ण विष्कम्भक। जैसे शुद्ध है मालती माधव में, श्मशान में कपाल कुंडला, मध्यम पात्र के द्वारा सूचना दी गई है। और संकीर्ण है रामाभिनंद नाटक में क्षपणक और कापाली की एक मध्यम पात्र है, दूसरा नीच पात्र है, तो ये संकीर्ण विष्कम्भक हो गया।
दूसरा प्रवेशक, प्रवेश को अनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयांतर विज्ञेयः शेषम विष्कम्भके यथा। प्रवेशकः नीच पात्र प्रयोजितः, नीच पात्र के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। अनुदात्तोक्त्या, और उसकी नीच ही युक्तियाँ होंगी। उदात्त यानी श्रेष्ठ उक्ति नहीं है, श्रेष्ठ और नीच उक्ति भी नीच प्रकार की है। और ये कहाँ होगा? अंकद्वयांतर विज्ञा, 2 अंकों के बीच में होगा। और शेष इसके लक्षण विष्कंभक के समान ही होंगे, नहीं बीती हुई घटना अथवा आगे आने वाली घटना की सूचना दी जाएगी। 2 अंकों के बीच में, इससे यहाँ प्रथम अंक में इसका निषेध कर दिया गया। जैसे मेढ़ी संहार में, अश्वत्थामांक में राक्षस युगल आकर के घटना की सूचना देते हैं। तीसरा चूलिका, अंतर्जवनिका संस्थे ही सूचनार्थ से चूलिका। जवनिका अर्थात पर्दा, तो नेपथ्य से, जवनिका के पीछे से और विद्यमान पात्रों के द्वारा जहाँ किसी अर्थ की सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं। जैसे वीरचित्र नाटक में चतुर्थांकस्यादो नेपथ्य भुवो वैमानिकाः प्रवर्तन्ताम रंगमंगलानि, वहाँ से आवाज़ आती है कि हे वैमानिक गणों, रंगमंच के मांगलिक कृत्य प्रारंभ करो कि रामेण परशुरामो जितः, रामों ने परशुराम को जीत लिया है, घटना हो चुकी है। इति नेपथ्य पात्र ही सूचितम, नेपथ्य से पात्रों ने सूचना दी, ये चूलिका हो गई। चौथा है अंकावतार, अंकांते सूचितः पात्रे सदंकस्य विभागतः यत्रांकोवतरत् तेषोंकावतार स्मृतः। अंक के अंत में जो पात्र हैं उनके द्वारा उस अंक से संयुक्त रूप से कोई सूचना दी जाती है और उसी सूचना के आधार पर अग्रिम अंक का आरंभ हो जाता है। यत्र अंकः अवतरति, दूसरे अंक का अवतरण हो जाता है, इसे अंकावतार कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पंचम अंक में पात्रों ने सूचना दी और छठा अंक उस सूचना के आधार पर ही प्रारंभ हो गया, जैसे उसी का अंग हो, उसी का अंश हो। और पंचम है अंकमुख, अंकमुख नाम का अर्थोपक्षेपक कि यत्र स्यादंक एकस्मिन् अंकानां सूचनाखिला तदंकमुखमित्याहुर बीजार्थक ख्यापकम च तत्। यत्र एकस्मिन् अंके, जहाँ एक ही अंक में अंकानाम अखिला सूचना से आतंकों की संपूर्ण सूचना कर दी जाएगी, तत् अंकमुखम इत्याहु से अंकमुख कहेंगे। और बीजार्थक ख्यापकम च तत्, वो बीजार्थ को प्रकट करने वाला है। अभी अर्थ प्रकृति आगे बता रहे हैं। बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्य में बच, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। तो जो बीज, जो मुख्य कारण होता है कथा का, मुख्य हेतु होता है, उसे बीज कहते हैं। तो बीजार्थ को प्रकट करने वाला ये अंकमुख होता है। जैसे मालती माधव नाटक में प्रथमांकादो कामंदक्यवलोकिते, कामंदकी और अवलोकिता 2 सखियाँ, भूरि वसु प्रभृति नाम भावी भूमिका नाम, आगे आने वाली जो भूमिकाएं भूरि वसु आदि की, परिक्षिप्त कथा प्रबंधस्य च, और जो आगे आने वाला कथा का पूरा प्रसंग है, प्रसंगात सन्निवेशम सूचित, तो प्रसंग के कारण प्रसंगवश उनका सन्निवेश वो सूचित करती है। तो ये हमारा हो गया अंकमुख। अंकास्य का कुछ लोग लक्षण करते हैं कि अंकांत पात्र वांकास्यम छिन्नांकस्य अर्थ सूचना, कि अंक के अंत में प्रविष्ट पात्रों के द्वारा और सूचना दी जाए। लेकिन ये वास्तव में कहते हैं कि अंकावतार में ही ये अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए इसको अलग से मानने के धनिक के मत से था ये। और अन्य तो कह करके अंकावतरणे निवेदम गतार्थम, तो आचार्य विश्वनाथ इसे नहीं मानते हैं, वो अंकावतार में ही इसका और अंतर्भाव कर लेते हैं। एक बात और होता है, अपेक्षितम परित्याज्यम नीरसम वस्तु विस्तरम यदा संदर्शयित शेषम आमुखानंतरम तदा कार्यो विष्कम्भको नाट्य आमुखाक्षिप्त पात्र का। जहाँ पर अपेक्षित और ऐसे वस्तु हो जिसको दिखा तो सकते नहीं रंगमंच पर, और नीरस भी है, रसपूर्ण नहीं है, विस्तृत है, तो उसको संक्षेप करके और उसे आमुख के बाद में उसे दिखा देना चाहिए, है ना। और यदि कहते हैं वो, अगर वो इस प्रकार का है तो आमुखाक्षिप्त पात्र का, आमुख से पात्र का आक्षेप कर दिया जाएगा और वही पात्र आकर के विष्कंभक में उसकी सूचना कर देगा कि ऐसे ऐसे हुआ या ऐसे ऐसे होने वाला है। ये तो नीरस और विस्तृत कथानक है, विस्तृत घटना है तो। और यदा तो सरसम वस्तु मूलाद, अच्छा इसका उदाहरण दिया, यद रत्नावल्याम योगंधरायण प्रयोजिता, योगंधरायण जैसे आमुख के बाद में सूचना करते हैं। यदा तो सरसम वस्तु मूलादो प्रवर्तते, और जब प्रारंभ से ही
सरस वस्तु रसपूर्ण कथानक होता है तो आदावि तदांके से आदा नामुखाक्षेप संशय, वो तो अंक के आरंभ में उसको प्रारंभ कर, आमुख से ही उसको आरंभ कर देते हैं। जैसे शाकुंतल नाटक में प्रारंभ से ही और दुष्यंत का प्रवेश हो जाता है नायक का। एक बात और नियम बताया कि विष्कंभकाद्यर्पि नो वधो वाच्योधिकारिण अधिकारिण विष्कंभकाद्यर्पि वधः न वाच्य। जो अधिकारी नायक है, प्रधान नायक है, उसका विष्कंभक आदि अर्थोपक्षेपकों से भी उसके वध की सूचना नहीं कर सकते हैं। मुख्य नायक है, उसकी वध की सूचना नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अन्योन्य निरोधानम न कुर्याद रस वस्तुनो, रस और वस्तु यानी कथानक, इन दोनों का एक दूसरे के द्वारा तिरोधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर केवल रस का ही निरूपण हुआ जा रहा है और कथानक कहीं छूट गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कथानक ही कथानक का वर्णन चल रहा है, रस का निरूपण कहीं छूट गया है। तो दोनों का एक संतुलित रूप प्रदर्शित होना चाहिए। अब 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थ प्रकृतया पंचो ज्ञात्वा योज्या यथाविधि। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज का लक्षण है अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजम तदभिधीयते। यह है जो थोड़ा सा जिसको रखा जाए और अनेक प्रकार से जिसका फैलाव हो, और फल का जो प्रथम कारण है वो बीज कहा जाता है। जैसे रत्नावली में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति में कारण क्या है? दैवानुकूल लायता, भाग्य की अनुकूलता से पुष्ट यौवन धारण का व्यापार, यहाँ पर बीज हो गया। बेड़ी श्रृंगार में द्रौपदी के केशों को संयमन करने का, उसके केशों को संवारने का कारण भीमसेन के क्रोध से पुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, ये बीज है। दूसरा है बिंदु, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणम। जहाँ पर कोई अर्थ का विच्छेद हो रहा हो, कोई कथानक टूट रहा हो, तो उसको जो टूटने नहीं दे वो अच्छेद कारणम, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे रत्नावली में अनंग पूजा पर समाप्त हो, कामदेव की पूजा समाप्त हो रही थी, तो उदयन सेंदोरिवोद्वीक्षत श्लोक सुन करके सागरिका कहती है कथम एषः सह उदयन नरेंद्र, क्या यही वह उदयन राजा है? और इसके आगे पर उदयन का चरित्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये बिंदु हो गया। तीसरा है पताका, तो व्याप्य प्रासंगिकम वृत्तम पताके त्रिविधीयते। व्यापक जो प्रासंगिक इतिवृत्त है, मैंने बताया था तुम लोगों को, इतिवृत्त 2 प्रकार का होता है। द्विविधम वस्तु परिकल्प्यते आधिकारिकम प्रासंगिकम च। जो प्रधान नायक से संबद्ध कथानक है वो तो आधिकारिक है, और जो सहायक वहाँ पर कोई पात्र आते हैं उनसे संबंधित जो कथानक है प्रासंगिक कहा जाता है। तो व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम, व्यापक जो प्रासंगिक वृत्त है उसे पताका कहते हैं। जैसे रामचरित्र में सुग्रीव आदि का चरित्र और वेणु संहार में भीम आदि का चरित्र, शाकुंतल में विदूषक का चरित्र। पताका नायक का अलग से स्वयं का फल नहीं होता है, और इस कथानक का गर्भ संधि में अथवा विमर्श संधि तक ही इसका निर्वहन होना चाहिए। जब सुग्रीव को राज्य प्राप्ति, तो उसका स्वयं का फल नहीं है, वो किसके लिए है? वो राम को और रावण वध के पश्चात सीता की प्राप्ति में सहायक है। ऐसे ही चौथी अर्थ प्रकृति है प्रकरी, प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता। वही प्रासंगिक त्रिवृत्त जो प्रदेशस्थ माने एक किसी प्रदेश में एक स्थान पर ही जो जिसका वर्णन किया जाए उसे प्रकरी कहते हैं। जैसे कुलपत्यंक में रावण और जटायु का संवाद थोड़े से अंश में ही उसका वर्णन है। प्रकरी नायक का भी स्वयं का फल नहीं होता। जैसे जटायु को मोक्ष की प्राप्ति, राम को और सीता का हरण करके रावण ले गया ये सूचना देने के बाद, और जटायु को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो राम के कार्य में सहायक है। और पंचम है कार्य अपेक्षितम यत् साध्यम, जिसको सिद्ध करना अपेक्षित है। आरंभो यन् निबंधना, जिसके लिए कार्य का आरंभ किया जाता है, और समापनम यत् सिद्ध्यै, जिसकी सफलता के लिए समाप्ति की जाती है, तत्कार्यमिति सम्मतम, उसे ही कार्य कहा गया है। यथा रामचरिते रावण वधा, रामचरित्र में रावण का वध। इस प्रकार से तुम्हारे 5 अर्थोपक्षेपक और 5 अर्थ प्रकृतियों का वर्णन पूरा हुआ। धन्यवादाः, नमस्कारः।